हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मेटर वेव्स के बारे में। मेरा नाम संतोष चौधरी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आशा करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया है, स्वस्थ है और आनंदित है। दोस्तों, आज का जो हमारी चर्चा का विषय है वो है मेटर वेव्स। आप जानते हैं कि मेटर वेव्स जो है वो बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स को यदि पढ़ना है तो उसमें हम लोग को मेटर वेव्स के बारे में सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि मेटर वेव्स क्या होता है, इसका पूरा कंसेप्ट समझना है। उसका मैथमेटिकल इक्वेशन तो बाद में ड्राइव करेंगे, उसका इक्वेशन आप ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिकली हम लोग कंसेप्ट समझने के लिए आए हैं कि मेटर वेव्स होता क्या है। तो इसमें दो शब्द है, मैटर और वेव्स, है ना। तो मैटर क्या होता है, तो मैटर के बारे में हम लोग आसानी से जान सकते हैं कि मैटर का मतलब जितना भी चीज़ दिखती है वो सब मैटर ही है ना। जितना भी ये संसार जो बना है मैटर से ही बना है। सूरज हो, चांद हो, जो भी है, धरती है, मोबाइल है, जितने भी चीज़ें देख रहे हैं हम, है ना, पेड़ पौधा से लेकर जानवर, हम सब क्या है, मैटर से ही मिलके बने हुए हैं। तो मैटर को हम लोग छू सकते हैं, है ना। उसका मतलब जो हम लोग जो उसका जनरल मतलब जो फीचर्स है वो हम लोग जान सकते हैं। और वेव्स क्या होता है, तो वेव्स का कंसेप्ट थोड़ा सा हमको समझना ज़रूरी है कि वेव्स होता क्या है। तो आपको बताना चाहूँगा कि वेव्स जो होता है वो क्या होता है कि किसी स्पेस, मतलब कोई स्पेस ले लो, तो उस स्पेस का किसी एक पॉइंट पर यदि किसी भी कारण से कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है तो वो डिस्टरबेंस का प्रोपगेशन स्पेस के किसी दूसरे पॉइंट में, उसी को सिंपल भाषा में लोग वेव बोलते हैं कि डिस्टरबेंस का ट्रांसपोर्टेशन, है ना, मतलब प्रोपगेशन, सॉरी। तो ये वेव है। अब वेव को हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, उसका एग्जाम्पल से जानेंगे। वेव को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तरंग। तो सबसे पहले हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। एक मान लो तालाब है ना, जिसमें पानी एकदम स्थिर है। तो हम लोग उसमें क्या देखते हैं कि यदि किसी पॉइंट पर, तालाब के किसी भी एक पॉइंट पर हम यदि पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, उसके चारों तरफ हम लोग देखते होंगे कि एक सर्कुलर डिस्टरबेंस क्रिएट होता है ना, और वो फैलते रहता है, बड़ा सर्कल बनते रहता है। तो वो जो घटना है ना, वही घटना क्या है, वेव है। तो उसमें क्या होता है कि वो डिस्टरबेंस क्या हो रहा है, प्रोपगेट हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंच रहा है कि वहाँ पर पानी में कोई डिस्टरबेंस हुआ है, वो चारों तरफ फैल रहा है ना। तो यही वेव है। अब कोई मान लो कि कोई हल्का सामान लेते हैं जो पानी में ना डूबे, उसको यदि हम लोग फेंकते हैं तो भी देखते हैं क्या होता है कि वो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। लेकिन उसमें एक हम लोग चीज़ देखते हैं कि जो चीज़ है जिसको हमने फेंका है तो वो वहीं का वहीं पर रहता है, वहीं पर थोड़ा सा वो वाइब्रेट करते रहेगा, लेकिन वो दूर तक नहीं जाती है। लेकिन उसने जो डिस्टरबेंस क्रिएट किया है वो चारों तरफ फैलते रहता है। तो इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि सिर्फ डिस्टरबेंस ही ट्रेवल कर रहा है, वो चीज़ खुद से ट्रेवल नहीं कर रहा है स्पेस में, है ना। जो मैटर का जो मोशन है उसमें क्या होता है, मैटर खुद से मूव करता है। जैसे बॉल को आकाश में फेंक दें तो बॉल खुद जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, है ना। वेव में क्या होता है कि वो वस्तु खुद से नहीं जा रही है, वो सिर्फ डिस्टरबेंस को फैला रही है, वहाँ से डिस्टरबेंस मतलब प्रोपगेट कर रहा है। तो वेव में क्या होता है कि डिस्टरबेंस प्रोपगेट करता है। एक और एग्जांपल बताते हैं, साइकिल का एग्जांपल।
कि मान लो कि बहुत सारा साइकिल है, एक लाइन से खड़े हैं, एक साइकिल इधर है, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, चौथा साइकिल, मतलब उसके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, ताकि एक साइकिल को डिस्टर्ब करेंगे तो दूसरा साइकिल है ना उसको एक्सपीरियंस करेगा। तो मान लो सैकड़ों साइकिल है लगा हुआ, तो हम लोग ये देखते होंगे कभी कभी कि कोई सिनेमा हॉल के सामने पहले के टाइम में सिनेमा हॉल के पास में एक यार्ड जैसे रहता था जिसमें बहुत सारा साइकिल लगा हुआ है। तो उसमें एक कोई साइकिल गिरता था तो वो क्या होता है, धड़ाधड़ 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 पूरा का पूरा साइकिल एक मतलब गिरने लगता है। तो वहाँ पर मतलब जो गौर करने वाली बात है वो क्या है कि वो एक साइकिल गिरा तो वो साइकिल गिरने के बाद क्या होता है, दूसरे साइकिल को डिस्टर्ब करता है, फिर वो भी गिरता है, वो आगे के साइकिल को डिस्टर्ब करता है। तो उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ट्रेवल क्या कर रहा है, साइकिल खुद ट्रेवल नहीं कर रहा है, साइकिल तो सिर्फ वहाँ पर गिर गया, उसने फिर आगे के साइकिल गिराया। तो यहाँ पर ट्रेवल क्या कर रहा है, डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पर गिरा है, उसका इन्फॉर्मेशन लास्ट वाला साइकिल को पहुँच जाता है। तो ये जो डिस्टर्बेंस का जो ट्रेवल है यही वेव है ना, मतलब इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर मतलब प्रोपगेशन हुआ है कि यहाँ पर कुछ गिरा है ना, साइकिल गिरा है तो वो ट्रेवल किया है। तो ये जो है क्या है, वेव है। तो वेव में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होती है, तो एक तो मतलब डिस्टर्बेंस जो है मतलब उसका इन्फॉर्मेशन क्या होता है, प्रोपगेट होता है स्पेस में, है ना। और दूसरा क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती है ना। जो गिरा है तो हमने गिराने के टाइम उसको कुछ एनर्जी दिया तब वो गिरा, है ना, या तो धकेला कुछ किया तो उसमें एनर्जी हमने दिया है। तो वो एनर्जी क्या करता है, दूसरे साइकिल को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। फिर वो अगला साइकिल वो डिस्टर्ब होती है और वो एनर्जी आगे वाला साइकिल को ट्रांसपोर्ट करती है। तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक क्या ट्रेवल किया, तो इन्फॉर्मेशन का मतलब प्रोपगेशन हुआ है ना, मतलब इन्फॉर्मेशन मतलब यहाँ पर डिस्टर्बेंस का प्रोपगेशन हुआ है। और दूसरा क्या है कि एनर्जी ट्रेवल किया है ना, एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। तो वेव में क्या होता है, डिस्टर्बेंस ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रेवल करता है ना, जिसको प्रोपगेशन बोलते हैं, और एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है। ये दो चीज़ें होती है। तो इस तरह का जो घटना होता है उसी को वेव कहते हैं। तो वेव का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, वेव का अपना एक वेवलेंथ होता है ना, उसका फ्रीक्वेंसी होता है ना। वेव क्या क्या नेचर दिखाती है, वेव का नेचर क्या क्या होता है, तो वेव डिफ्रैक्शन जो होता है वो वेव होता है। डिफ्रैक्शन मतलब चित्राना, है ना। मैटर जो होता है वो डिफ्रैक्शन नहीं करती है। तो ये वेव का नेचर है। तो ये किस तरह से आया है, तो पहले हम लोग जानते हैं लाइट के बारे में। तो लाइट के बारे में कंसेप्ट क्या था न्यूटन के समय तक, कि लाइट जो है वो पार्टिकल है, पार्टिकल के रूप में ट्रेवल करती है। तो वो जितना भी लाइट अपना जो फिनोमेना दिखाती है, रिफ्लेक्शन का, है ना, रिफ्रैक्शन का, ये सब जो है वो पार्टिकल नेचर पर आराम से एक्सप्लेन हो जाता है। कि लाइट यदि पार्टिकल है तो वो कहीं पर टकराएगा तो वहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, इलास्टिक कोलिजन। इंटरफेरेंस जो है वो भी मतलब ये हो जाता है। लेकिन डिफ्रैक्शन का जो था वो नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डिफ्रैक्शन जो था उसका क्या था, वेव नेचर था। इंटरफेरेंस भी वेव नेचर ही है, ठीक है। लेकिन और कुछ घटना जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो वहाँ पर भी क्या था, वो टकराता है ना, एनर्जी देता है, तो वहाँ पर कॉलिजन होता है। तो वो भी पार्टिकल नेचर पर मतलब उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कुछ उसका जो घटना था वो पार्टिकल नेचर दिखाती थी और कुछ जो घटना था वो वेव नेचर दिखाती थी। तो इस तरह से मतलब कन्फ्यूजन था कि एक्चुअल में लाइट है क्या, पार्टिकल है कि वेव है, उसको बढ़िया से समझना है।
तो इसी को समझने के लिए वैज्ञानिक जो थे वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो एक जो क्वांटम मैकेनिक्स से शुरुआत हुआ है वो कहाँ से हुआ है कि जो रेडिएशन होता है, तो रेडिएशन का वो लोग ना स्पेक्ट्रम का स्टडी कर रहे थे कि स्पेक्ट्रम का एनर्जी वर्सेज उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसका ग्राफ को स्टडी कर रहे थे। तो क्या देखा था जी कि उससे जो पहले का जो थ्योरी सब था जो इसको एक्सप्लेन करती थी, तो जो थ्योरेटिकल कर्व है और जो ऑब्जर्व्ड कर्व है दोनों में डिफरेंस था, और ये डिफरेंस को कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा था। कोई या तो कुछ फ्रीक्वेंसी के लिए सॉल्व कर देता था, कुछ का लो फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन लागू हो जाता था, किसी का हाई फ्रीक्वेंसी के लिए लागू होता था, कोई लो टेम्परेचर पर करता था एक्सप्लेन, कोई हाई टेम्परेचर पर एक्सप्लेन करता था, लेकिन उसका एक यूनिवर्सल मतलब इक्वेशन नहीं था जो कि उसको पूरी तरह से सॉल्व कर दे। तो उसी साल में मैक्स प्लांक जो थे, है ना, जर्मन फिजिसिस्ट, उन्होंने एक आइडिया दिया था। तो उस आइडिया को क्या कहा जाता है? मैक्स प्लांक्स हाइपोथेसिस। तो उन्होंने उस हाइपोथेसिस में क्या बताया था कि रेडिएशन और मैटर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उसमें जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, वो पैकेट के रूप में होता है, क्वांटम के रूप में होता है। क्वांटम शब्द जो है वो ऐसा है कि एनर्जी जो रेडिएशन ट्रांसफ़र करेगी मैटर को, वो एनर्जी कितना होगा? तो एनर्जी कुछ भी नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। वो एनर्जी उसको जो ट्रांसपोर्ट करेगी वो पैकेट के रूप में है। मतलब हम मान सकते हैं कि रेडिएशन जो है उसके पास बहुत सारा पैकेट है एनर्जी का, है ना, और वो पैकेट हमको देती है, मतलब मैटर को पैकेट देती है। 1 पैकेट लो, 2 पैकेट लो, 10 पैकेट लो, 100 पैकेट लो, लेकिन आधा पैकेट नहीं मिलेगा, 1.5 पैकेट नहीं मिलेगा, 1.2 पैकेट नहीं मिलेगा। पैकेट जो मतलब वो है ना एक्सचेंज करेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, है ना, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो ये जो था एक रिवोल्यूशनरी आइडिया था। इसको आपको समझना है तो आपको थोड़ा सा डिटेल्स में समझना पड़ेगा, लेकिन अभी हम लोग मैटर वेव्स के बारे में जान रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ ये जानेंगे कि उन्होंने बताया था कि एनर्जी जो एक्सचेंज होगा रेडिएशन और मैटर के बीच में वो कैसे होगा? पैकेट के रूप में होगा। और ये पैकेट कितने का होगा? कितना एनर्जी का पैकेट रहेगा? 1 पैकेट। तो उसके बारे में उन्होंने जो हाइपोथेसिस दिया था कि 1 पैकेट जो होगा वो h न्यू होगा, और यहाँ पर h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है उस पर, मतलब फ्रीक्वेंसी यदि बढ़ेगा घटेगा तो उसका पैकेट का साइज भी बढ़ेगा घटेगा, लेकिन कोई फिक्स अमाउंट का यदि फ्रीक्वेंसी है, मतलब फ्रीक्वेंसी किसी का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का ले लेते हैं वेव, है ना, तो वो जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करेगा वो उसके पास जो पैकेट रहेगा एनर्जी का वो होगा h न्यू। तो ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट था, है ना। दूसरा कंसेप्ट जो हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में चर्चा भी किए थे, E=mc², अल्बर्ट आइंस्टाइन का। उन्होंने बोला था क्या कि कोई भी मैटर का जो टोटल एनर्जी होता है वो mc² होता है। मास को, लाइट का जो स्पीड है उसको स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो उसको m के साथ, तो वो टोटल एनर्जी हमको दे देंगे। तो उसी टाइम में एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे डी ब्रोगली, वो उस टाइम में स्टडी कर रहे थे, MSc PhD सब कर रहे थे। तो उनको थीसिस भी लिखना था, कुछ रिसर्च करना था। तो उन्होंने क्या किया कि E=mc², है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन का, और E=h न्यू, मैक्स प्लांक का, दोनों को उन्होंने जोड़ दिया और उन्होंने क्या निकाला? उन्होंने बोला क्या
कि हर मैटर जो है वो वेव है और उसका वेवलेंथ क्या होगा, तो h/p, यहाँ पर h जो है वो कांस्टेंट है ना, 6.62 × 10⁻⁻34 जूल। और p क्या है, p है मोमेंटम, m × v, है ना। तो वेवलेंथ जो होगा, कोई मैटर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, उसका मास m है, तो वो वेव के रूप में भी है। तो वेव के रूप में जो उसका कैरेक्टर है, उसका जो वेव लेंथ होगा वो होगा h/mv। तो उन्होंने बोला कि जितना भी मैटर मतलब मूव कर रहा है वो वेव भी है, वेव कैरेक्टर भी दिखाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये माइक्रो, है ना, स्कोपिक पार्टिकल के लिए मतलब बढ़िया से काम करती है, क्योंकि यदि हम बड़े पार्टिकल के लिए देखेंगे तो एक तो एच का खुद का वैल्यू बहुत छोटा है, उसका 10⁻⁻34 में है ना। और उसको किसी नंबर से मतलब जैसे डिवाइड करेंगे, है ना, जैसे मान लो कि कोई भी ले लेते हैं, अर्थ ले लेते हैं कि अर्थ क्या है, मैटर वेव्स के रूप में, मतलब हाँ, एक चीज़ यहाँ पर क्या था कि मैटर वेव्स किसको बोलेंगे, तो उन्होंने जो बोला क्या कि जो मैटर मूव कर रहा है तो उसके पास जो है वो वेव का भी कैरेक्टर होता है। तो उन्होंने बोला क्या, उस वेव को हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर वेव। देखो एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ एसोसिएटेड जो वेव है उस वेव को क्या बोला जाएगा, मैटर वेव, ठीक है। और उस मैटर वेव का वेवलेंथ क्या होगा, तो h/mv, ठीक है। तो वेव हम लोग जानते हैं, वेव में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का ट्रेवल करता है और एनर्जी ट्रेवल करता है। पार्टिकल जब मूव करता है तो क्या होता है, खुद के साथ एनर्जी ही ट्रेवल करता है ना, वो आगे एनर्जी मतलब इन्फॉर्मेशन थोड़ा ना ट्रेवल करता है उसके साथ। तो ये जो था वो बड़ा आइडिया था कि उन्होंने बोला कि हर मूविंग पार्टिकल जो है वो मैटर वेव है, तो उसके पास वेव कैरेक्टर भी होता है। लेकिन जब हम लोग m का वैल्यू, है ना, डालेंगे और v का वैल्यू डालेंगे तो पृथ्वी के लिए जो वेवलेंथ आएगा बहुत ही छोटा आएगा। तो उतना छोटा वेवलेंथ को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास अभी तक कोई मशीन नहीं है कि हम अर्थ को एज ए मैटर वेव के रूप में, है ना, पाए। तो उसका वेवलेंथ मतलब पता चलना चाहिए, तो वो उतने छोटे वेवलेंथ को हम लोग ये नहीं कर पाएंगे, मतलब उस तरह का मशीन हमारे पास नहीं है अवेलेबल, है ना। जिस दिन उस तरह का कोई मशीन बन जाएगा तो ये भी दिखा देगा कि देखो अर्थ जो है वो मैटर वेव, इसका वेवलेंथ ये है। ये बहुत बड़ी आइडिया थी, ठीक है। तो आप मैटर वेव के बारे में आई होप समझ रहे होंगे कि मैटर वेव का मतलब क्या हो गया कि कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका मास m है और उसका वेलोसिटी v है, तो उसके साथ वेव कैरेक्टर भी होता है। द वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल is called as matter wave and the wavelength of that matter wave is h/mv, है ना। ये जो वेवलेंथ है उसको डी ब्रोगली वेवलेंथ कहा जाता है। कभी पूछा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ किसी भी, है ना, मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव होता है उसका वेवलेंथ है। और वेवलेंथ कैसे हम लोग पता करेंगे कितना होगा, तो वो उसका फॉर्मूला है λ=h/mv। तो ये बहुत बड़ा आइडिया था, है ना। अब इसका हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करेंगे कि ये जो मैटर वेव है ना,
इसके बारे में इन्होंने तो बता दिया कि इन्होंने कंसेप्ट दे दिया कि देखो हर जो मूविंग पार्टिकल है, जैसे तुम लोगों ने बोल दिया कि जो वेव है वो मैटर के रूप में भी एग्जिबिट करती है ना अपना कैरेक्टर। जैसे फोटोन क्या था, मतलब लाइट जो था वो वेव था, तो लाइट का पार्टिकल नेचर है ना पता किया गया था। ठीक है, वो पार्टिकल नेचर मतलब उसका कैसा है, मतलब एच न्यू जो है वो पार्टिकल नेचर दिखाता है कि उसके पास मास हो जाता है, मतलब एनर्जी है, एनर्जी का मोमेंटम हो जाता है। तो मोमेंटम जो है वो क्या आता है, मैटर का कैरेक्टर है ना। तो वेव का जो है, वेव भी जो है वो मैटर के रूप में एग्जिबिट करती है अपना नेचर, है ना। तो वेव जो है वो मैटर के रूप में अपना कैरेक्टर कुछ दिखाती है, और मैटर जो है वो वेव के रूप में अपना कुछ कैरेक्टर दिखाती है अलग अलग टाइम पे। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि हर जो मतलब इसको पहले तो था फोटोन के लिए खोजा गया था कि फोटोन जो है वो वेव एज वेल एज मैटर दोनों है। ठीक है, वेव क्यों है, क्योंकि उसका फ्रिक्वेंसी है ना। लाइट का जो बहुत सारे कैरेक्टर है, जैसे डिफ्रैक्शन का कैरेक्टर है, तो डिफ्रैक्शन का कैरेक्टर जो है वो वेव ही कैरेक्टर है, वो पार्टिकल नेचर नहीं है। पार्टिकल का डिफ्रैक्शन नहीं होगा कभी भी। डिफ्रैक्शन किसका होगा, वेव का होगा, है ना। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या था, कोई एकदम नोखेदार चीज़ हो, वहाँ से यदि गुजरेगा तो क्या होगा, मैटर जो रहेगा या तो वहाँ से गुजरेगा ही नहीं, है ना। जैसे मान लो कि छोटा सा ले लेते हैं कि एक होल लेते हैं किसी दीवार पर, और उस होल के ही साइज़ का मतलब बॉल को हम लोग बार बार फेंकेंगे, है ना। मान लो कि बॉल में कुछ हम लोगों ने ऐसा कुछ लगाया है, केमिकल या कलर लगाया है, ताकि वो फेंकेंगे तो एक सामने एक दीवार है, वहाँ पर जाकर वो टकराएगा, तो उस दीवार पर वो अपना छाप छोड़ देगा। तो हम लोग बार बार यदि बॉल को कितना भी बार फेंकेंगे ना, तो उसका छाप एक ही जगह पर रहेगा, है ना। वो जो मतलब होल के ठीक सामने में जो पॉइंट होगा दीवार के, मतलब जो नेक्स्ट दीवार होगा। लेकिन कुछ ऐसा फिनोमेना है देखा गया, जैसे मतलब इलेक्ट्रॉन जो था वो क्या था, मैटर था, है ना। मतलब वो एटम का एक पार्ट है, एटम के चारों ओर घूमते रहता है। तो अभी तक तो एटम का जो खोज किया गया था उसमें इलेक्ट्रॉन क्या बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को देखा गया कि ये किसी क्षेत्र से फेंकते हैं, है ना, तो वो डिफ्रैक्शन नेचर भी दिखाता है कि मतलब बहुत बार यदि फेंका गया तो देखा गया कि वो एक जगह तो अपना छाप छोड़ेगा ही, लेकिन दूसरे जगह भी छोड़ रहा है, वहाँ पर थोड़ा कम छोड़ रहा है ना। लेकिन जो मेन बीच में जो है वहाँ पर जाने के चांसेस ज़्यादा है, तो इससे लाइट को छोड़ते हैं। तो लाइट वेव है, वो कैसे डिफाइन होता है कि लाइट को यदि उस होल से गुजारेंगे तो वैसे तो यदि पार्टिकल रहेगा तो क्या होगा, वो सिर्फ होल का जो ठीक सामने में जो पॉइंट रहेगा वहीं पर उसका छाप मतलब दिखेगा। लेकिन लाइट जब छोड़ते तो क्या होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी रहता है लाइट का, लेकिन उसके चारों तरफ भी तो लाइट रहता है पूरा घर में। मतलब यदि किसी होल से लाइट आ रहा है हमारे घर में, तो बाकी घर के किसी दूसरे हिस्से में भी हल्का हल्का लाइट दिखने लगता है ना। तो वो लाइट कहाँ से आता है, वो डिफ्रैक्शन के थ्रू आता है, क्योंकि वैसे तो लाइट मतलब सीधा ट्रेवल करता है, तो सीधा तो उसका जो मतलब सबसे अपोजिट में जो पॉइंट रहेगा वहीं पर उतना वहीं पर लाइट होना चाहिए, बाकी जगह लाइट नहीं होना चाहिए। तो बाकी जगह जो लाइट दिखता है थोड़ा थोड़ा, है ना, वो डिफ्रैक्शन के कारण दिखता है। तो ये जो डिफ्रैक्शन का कैरेक्टर है वो वेव का कैरेक्टर है। तो अब इसमें वैज्ञानिक लोग इसमें लग गए कि इसने जो बोला है डी ब्रोगली ने कि मैटर वेव के बारे में, कि मैटर जो है वो भी वेव नेचर एग्जिबिट करती है, मतलब दिखाती है। तो देखते हैं ऐसा कुछ हमारे पास प्रमाण है क्या इसका। ये तो थ्योरेटिकली इसने मतलब बोल दिया कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv,
ठीक है, लेकिन इसका कोई प्रूफ है, एविडेंस है इसका, क्योंकि फिजिक्स में एविडेंस भी चाहिए, सिर्फ मतलब थ्योरेटिकल से नहीं चलता है काम। जब तक आप उसको एक्सपेरिमेंटली नहीं दिखाएंगे तब तक वो मानेगा ही नहीं, वो थ्योरी में रहेगा। जैसे अभी स्ट्रिंग थ्योरी है तो थ्योरी में है, वो प्रूफ नहीं हुआ है ना, तो प्रूफ होना चाहिए। तो उसके बारे में प्रूफ मिला, कैसे मिला? तो 1927 में डेविसन और जर्मर, दो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्रैक्शन नेचर दिखाती है, जैसे लाइट डिफ्रैक्शन नेचर दिखाती है तो उस तरह से इलेक्ट्रॉन भी दिखाती है। तो उससे पहले इलेक्ट्रॉन को क्या मतलब बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल है, उसका पूरा मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक था वो पार्टिकल का था, उसका मास होता है ना। तो ये पहला मतलब एविडेंस था कि ये डिफ्रैक्शन दिखा रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन को जब बहुत बार फेंका गया तो देखा कि वो मेन ही पॉइंट पर सिर्फ नहीं जाती है, बाकी जगह भी उसका छाप है, और वैसा ही छाप है जैसे वेव का होता है ना। तो इससे ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जो मैटर है ना, उसके पास वेव का भी कैरेक्टर है। ये फर्स्ट एविडेंस था मैटर वेव का। उसके बाद जीपी थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। तो उसमें भी उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन का जो है वो मतलब वेव नेचर है ना, वेव कैरेक्टर देखा गया था। उन्होंने बहुत हाई स्पीड का जो है इलेक्ट्रॉन को उन्होंने बहुत हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को, है ना, एक वैक्यूम ट्यूब था ना, उस वैक्यूम ट्यूब में एक जगह फिलामेंट था, फिलामेंट से निकाला गया था, उसमें एनोड कैथोड ये लगाया गया था, उसका पूरा अरेंजमेंट है। तो उस अरेंजमेंट से देखा कि यहाँ पर ये जो मतलब कैरेक्टर है वो वेव का कैरेक्टर है, ठीक है। मतलब वहाँ पर डिफ्रैक्शन का कैरेक्टर देखा गया था, और डिफ्रैक्शन जो है वो क्या है, वेव होता है, वेव का ही कैरेक्टर है डिफ्रैक्शन, ठीक है। उसी तरह से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था कि दो स्लिट लिया गया, मतलब दो छेद है, उस दोनों छेद से इलेक्ट्रॉन को भेजा गया। तो जब सामने देखा गया तो जैसे लाइट का जो बनता है फ्रिंज, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी वहाँ पर बना था। तो इससे ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना वेव कैरेक्टर भी दिखाती है। फिर 1957 में, है ना, स्ट्रेट एज डिफ्रैक्शन पैटर्न मतलब का एक्सपेरिमेंट किया गया था, और था। इसके बाद हीलियम और न्यूट्रॉन का जो बीम है मतलब उसका भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो इस एक्सपेरिमेंट में भी पता चला था कि हीलियम का जो बीम है और न्यूट्रॉन का जो बीम को हम देखते हैं, उसके साथ जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो वहाँ पर देखा गया कि वो भी जो है डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाती है। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो वेव का कैरेक्टर है। तो ये जो था 5 एविडेंसेस मिल गए वैज्ञानिकों को कि मैटर वेव जो है एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, इसका एविडेंस है ये 5 एक्सपेरिमेंट, है ना। तो ये सब जो चीज़ें था ये मैटर वेव के बारे में था, ठीक है। तो आई होप आपको मैटर वेव के बारे में समझ में आया होगा। मैटर वेव क्या होता है, सिंपल भाषा में हम समझेंगे तो कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है ना, जिसका मतलब मास m हो, वेलोसिटी v है, तो वो पार्टिकल के पास वेव नेचर भी होता है ना। तो उसका जो वेव नेचर होगा, उससे जो एसोसिएटेड वेव नेचर होगा, उसका जो वेवलेंथ है लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/mv, ठीक है। तो यही मैटर वेव है। डी ब्रोगली ने मैटर वेव का सिर्फ कंसेप्ट दिया था और मतलब वेवलेंथ के बारे में उन्होंने बताया था, बाकी ज़्यादा उन्होंने कुछ इसके मोशन का जो इक्वेशन होगा वो किस तरह का होगा उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया था।
तो उन्होंने उसके बारे में जो बताया वो है शोडिंजर आए, तो उन्होंने मैटर वेव का इक्वेशन बशर्ते ड्राइव किया था। तो उसको बोला जाता है मैटर वेव इक्वेशन, शोडिंजर वेव इक्वेशन या शोडिंजर इक्वेशन ऑफ मैटर वेव्स, है ना, चाहे इक्वेशन ऑफ मैटर वेव्स, कुछ भी आप उसका नाम दीजिए। तो उन्होंने उसका पूरा एक्सप्रेशन मतलब ड्राइव किया था, है ना। तो वो एक्सप्रेशन मतलब क्या था वो भी आपको बताता हूँ। शोडिंजर ने जो इक्वेशन ड्राइव किया था ना, तो वो किस बेसिस पे किया था, वेव फंक्शन के बेसिस पे। उन्होंने एक एज्यूम किया, है ना, कि कोई भी मैटर वेव है ना, तो उसका वेव कैरेक्टर होगा। तो वेव कैरेक्टर जो है तो उसको वेव फंक्शन, उसके लिए वेव फंक्शन मतलब कंसिडर किया गया कि साई जो है वो वेव फंक्शन है। तो साई के रूप में उन्होंने इक्वेशन ड्राइव किया था। तो वो मतलब जो इक्वेशन है टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो है वो है डेल्टा स्क्वायर साई प्लस 2m बाई h क्रॉस स्क्वायर, है ना, इनटू मतलब ब्रैकेट में e माइनस भी साई इजक्वल टू 0। ठीक है, जिसको आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर साई जो है वो क्या है, वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब एक कंसेप्ट है, इसके बारे में आपको जैसे मेरा एक मतलब बारे में वीडियो बनाएंगे वेव फंक्शन के बारे में। ठीक है, कि वेव फंक्शन क्या होता है इसके बारे में। वेव फंक्शन जनरली क्या है कि वो कोई फिजिकल मतलब क्वांटिटी नहीं है, जैसे मास हो गया, है ना, लेंथ हो गया, उसका कोई वेव फंक्शन जो है वो इस तरह से कोई चीज़ फिजिकल उसका ये नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है। वेव फंक्शन का जो स्क्वायर होता है ना, उसका सिग्निफिकेंस है, वो एम्पलीट्यूड बताता है, मतलब प्रोबेबिलिटी बताता है कि किसी पॉइंट पर उस पार्टिकल का पाने का चांसेस कितना है। ठीक है, तो ये था, उन्होंने मतलब इसका इक्वेशन ड्राइव किया था शोडिंगर ने। जैसे न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो उस तरह से मैटर वेव, अब मैटर वेव से ही क्वांटम का कंसेप्ट है ना। तो यहाँ से क्या हो गया कि वेव मैकेनिक्स का मतलब शुरुआत हो गया। वेव मैकेनिक्स जो है वो यहीं से शुरुआत हुआ था, ये फाउंडेशन था वेव मैकेनिक्स का। उसी वेव मैकेनिक्स को बाद में क्वांटम मैकेनिक्स कहा गया, क्योंकि वहाँ पर जो पार्टिकल के रूप में वो क्या है, क्वांटम है, एच न्यू क्या बोलता है कि रेडिएशन जो है वो इंटरेक्ट करेगी किसी मैटर से, तो कैसे, तो एनर्जी जो ट्रांसफ़र करेगा वो एच न्यू होगा, मतलब पैकेट के रूप में करेगा, है ना। तो उसका जो डायनेमिक्स समझना है क्वांटम का, तो इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब ये है कि क्वांटम का डायनेमिक्स समझना, जो पैकेट है उसका इक्वेशन ऑफ मोशन, तो शोडिंगर ने वो खोजा था, उन्होंने ड्राइव करके बताया था। तो इसमें मेन जो पॉइंट था क्या था कि पहले तो मैटर क्या है। तो मैटर हम लोग तो आसानी जानते हैं, तो वेव के बारे में हम लोग समझिए। वेव के बारे में सबसे बढ़िया समझना है मतलब सिंपल भाषा में, तो वो साइकिल वाला एग्जांपल सबसे बढ़िया है कि साइकिल जब गिरता है तो ट्रेवल क्या होता है, डिस्टर्बेंस का ना, डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, है ना, उसके साथ एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन वेव में वो पार्टिकल खुद से ट्रेवल नहीं करता है, जो डिस्टर्ब हुआ है वो खुद से ट्रेवल नहीं कर रहा है। ट्रेवल क्या कर रहा है, एनर्जी वो ट्रेवल करता है, मतलब एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है अपने बाद का ऐसे करके। तो वेव में भी वही होता है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट। तो वो जो मतलब फिनोमेना है ना, उसी को वेव कहा जाता है। ठीक है, तो मैटर वेव किसको बोलेंगे, उसका जो वेवलेंथ होगा क्या होगा, वेवलेंथ हम लोग जान लेंगे तो फिर हम उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा वो सब जान सकते हैं।
तो आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है दोस्तों, आप हमारा वीडियो देखें, इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे का कोई जो वीडियो आएगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।